गुरु दक्षिणा भी जो है वो हमारे पूर्वजों ने इसलिए रखा था क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मुफ्त में बांटते हैं तो उसकी अहमियत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। यह स्कूल मैं 2009 में प्रारंभ किया था। पहले वर्ष में लोगों के घर घर मैं गया, दरवाज़ों पे नॉक किया, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे मिला, उन्हें मैंने कन्विंस किया कि इस तरह की मेरी पढ़ाई है और मैं यही विज़न देख रहा हूँ आपके बच्चों के लिए कि आपके बच्चे भी इसी तरह प्रोग्रेस करें। हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम पैसों में। सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। मैं प्रकाश कुमार अभी पहुँचे हैं चौपारण के डैफोडिल्स पब्लिक हाई स्कूल, जो कि देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में डैफोडिल्स पब्लिक हाई स्कूल, और यहाँ की शिक्षा के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है और कितने वर्षों से पढ़ाई जा रही है और क्या क्या बच्चों को यहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों से और उनके पेरेंट्स से और यहाँ के प्रिंसिपल से और शिक्षकों से। मैम, आप अपना परिचय देते हुए और इस विद्यालय की यहाँ की बच्चियों के बारे में आप बताएंगे कि किस प्रकार से बच्चों के प्रति यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। यस सर, पहले तो मेरा नाम सीमा है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे को जो भी एक्टिविटी देना चाहिए या जो जिस तरह का पढ़ाई देना चाहिए, कुछ भी, वो हर चीज़ यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। एक ऐसे नहीं है हमारे स्कूल में कि किसी भी बच्चे को नेगलेक्ट किया जाता है या उस पर ध्यान नहीं। एक एक बच्चे पे हर एक तरह से हम लोग ध्यान देते हैं। आप अभी जो पेपर लेके बैठे हैं, एग्जाम वाला पेपर, मैम, इसमें ये कौन क्लास का पेपर है? ये LKG का। इसमें बच्चों की हाईएस्ट रैंकिंग या हाईएस्ट नंबर कितना तक गया है? हाईएस्ट नंबर 20। जैसे सर ये टेस्ट है 20 मार्क्स का ही, हाईएस्ट 20 में से 20 बहुत बच्चे लाए हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों का प्रोग्रेस कैसा है मैम इसमें? बहुत अच्छा है, कोई कोई तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आइए जानते हैं और क्लास के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से कि किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और किस प्रकार से रिजल्ट सभी पेरेंट्स को दिखा रहे हैं। आप अपना शुभ नाम बताइएगा। मैं नीतीश कुमार चौरसिया। आप बताएंगे कि ये जो पेपर लेके बैठे हुए कौन सी क्लास की पेपर है? क्लास 4 का क्लास टेस्ट पेपर है। किस तरह का बच्चों का रिजल्ट है? यहाँ पे बच्चे का रिजल्ट बहुत बेस्ट किया है। 90% बच्चे किए हैं। सबसे कमज़ोर बच्चे इस पेपर में कितने सारे बच्चे जो एकदम लो में है? 40 में 10 बच्चे का लो है, जिसमें 70 में भी आया, 17 तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं और भी शिक्षक से। आप बताएंगे सर कि आप कौन सा क्लास की पेपर लेके बैठे हुए हैं? मैं संतोष कुमार गुप्ता क्लास 5 का पेपर लेके बैठा हूँ। किस प्रकार की रिजल्ट यहाँ के बच्चों के, कितना टोटल बच्चे हैं इस क्लास में सर? इसमें 33 स्टूडेंट है और सभी हाईएस्ट रैंकिंग कितना गया है? जस्ट आउट ऑफ 20 में 20 है। 20 में 20 कितने बच्चों को है? 20 में 20 लगभग 80% बच्चे जो हैं आउट ऑफ 20 में 20 लाए हैं। जी धन्यवाद सर। आइए मैम लोग से जानते हैं। मैम, कौन सी क्लास की यहाँ पे पेपर है ये रिजल्ट? क्लास 7। क्लास 7 की कितना नंबर का था ये एग्जाम? 20। कितने बच्चों ने 20 में 20 लाया? सारे बच्चे, कुछ सब्जेक्ट में सभी ने लाया है, कुछ में 19, कुछ में 18, सबका हुआ है। और कहना चाह रहे मैम कि जो ये सारे कौन सी क्लास के बोले? क्लास 7। कितने बच्चे हैं क्लास 7 में? क्लास 7 में 21 बच्चे हैं। तो 21 में कितने बच्चे 20 में 20 लाए? 21 में 21, कुछ सब्जेक्ट में 21 के 21 लाए हैं, 20 आउट ऑफ 20। 20 में 20 लाए हैं जी। अब देखते हैं और भी शिक्षिकाएं से मिलते हैं। कौन सी क्लास की पेपर लेके बैठे हुए मैम रिजल्ट लेके? सर 2 क्लास। आप अपना नाम बताइएगा मैम। सर माय नेम इज़ जागोत्री देवी। और आप बताएंगे कि क्लास 2 का जो रिजल्ट है, कितने बच्चे इसमें भाग लिए हैं एग्जाम में? कितने बच्चे बैठे थे? सर 30 स्टूडेंट थे। 30 थे सर। कैसा रिजल्ट है मैम यहाँ का? सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा है इन लोग का, और मार्क्स भी अच्छे आए हैं बच्चे को। आइए जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से कि क्या वो कहते हैं, किस प्रकार से शिक्षकों को अपनी ओर आकर्षित करवा करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करवा रहे हैं। इस स्कूल को एक साधारण सा स्कूल को हाई स्कूल के रूप में जो पहुंचाने का काम किए हैं, किस तरह से किया है, आइए जानते हैं प्रिंसिपल से। सर, आप अपना शुभ नाम बताइएगा और अपना परिचय दीजिएगा।
मेरा नाम धीरेन्द्र दयाल बंसीधर हुआ और मैं अपनी पढ़ाई यहीं झारखंड में ही रहकर ज़्यादातर कंप्लीट किया हूँ। मैंने BCA कर रखा है, उसके बाद मैं DB2 DBA का जॉब मैंने किया IBM कंपनी में, जो कि लोग जानते हैं कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट अगर 5 ऑर्गेनाइजेशन आप ढूंढेंगे तो उस पर मैं काम किया हूं और मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे रहा DB2 पे। मैं DB2 पे सर्टिफाइड भी हूं और इसके साथ ही मैं यूनिक्स पे भी सर्टिफाइड हूं। और मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करता था उस प्रोजेक्ट का नाम था भारतीय रेवेन्यू एश्योरेंस सिस्टम, जो कि आप एयरटेल के नाम से आप जानते हो। सर आप बताएंगे कि इस चौपारण की धरती पर कितने दिनों से ये विद्यालय आपने चला रहे हैं और एक साधारण सा स्कूल को क्या सपना बना करके आप एक हाई स्कूल में इसको रूप दिए हाई स्कूल का, उस पे आप चर्चा करके बताएंगे सर। यह स्कूल मैं 2009 में प्रारंभ किया था, हालांकि मैं उस टाइम जॉब पे था। तो एक्चुअली मैं इस पे वर्क करना स्टार्ट किया 2011 से। पूरी तरह से मैं फुल फोकस्ड होकर के मैंने काम करना स्टार्ट किया। पहले वर्ष में लोगों के घर घर मैं गया, दरवाज़ों पे नॉक किया, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे मिला, उनसे बातचीत हुई, उन्हें मैंने कन्विंस किया कि इस तरह की मेरी पढ़ाई है और मैं यही विज़न देख रहा हूँ आपके बच्चों के लिए कि आपके बच्चे भी इसी तरह प्रोग्रेस करें। जब मैं यह स्कूल को स्टार्ट किया था तो यह स्कूल केवल 4 कमरों से हमने प्रारंभ किया था। आज धीरे धीरे यह स्कूल एक अच्छी रूपरेखा में आ चुका है और हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम पैसों में, ताकि जो हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, या मैं कहूँ वैसे लोग जो वास्तव में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उन बच्चों का भविष्य हम लोग संवारने में लगे हुए हैं। और जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे बने। तो इसके लिए हम लोगों ने कमज़ोर बच्चों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। हमारा थीम ही है कि जो है सबसे पहले हम कमज़ोर बच्चों को ध्यान दें, और जब कमज़ोर बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो जिस लेवल के हों उनके उम्र के हिसाब से हम कक्षा तय करते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई के हिसाब से तय करते हैं कि वो बच्चे किस लेवल में है, और उस लेवल से हम लोग पर्टिकुलर हर स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। और हमारे स्कूल की एक खासियत यह है कि एक कक्षा या एक सेक्शन में 30 बच्चों से ज़्यादा हमारा भीड़ नहीं होता। 30 बच्चों में ही हम लोग इसे लिमिट किए हुए हैं, सीमित रखे हैं। सर अभी आपने बताया कि 2009 से इस विद्यालय की रूपरेखा धीरे धीरे हम लोग चेंज करते आ रहे हैं। आप बताएंगे सर अभी तक क्या उपलब्धि हुआ है इस स्कूल का, बच्चों में क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसके बारे में बताएंगे सर। पिछली बार जो हमारा सेशन ख़त्म हुआ, हालांकि हम लोगों ने कोविड पीरियड को बहुत ही बुरी परिस्थितियों को झेला, कोविड पीरियड के बहुत ही बुरी परिस्थितियों को झेला, और झेलने के बाद हमारा फर्स्ट बैच 10th का, जो कि अलग अलग स्कूलों से बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा, जो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि हमारे लगभग 6 से 7 बच्चे मोर देन 85% मार्क्स स्कोर किया 10th के एग्जामिनेशन में, जिसमें हमारा एक स्कूल का बच्चा जो है वो अपने स्कूल जहाँ से उसने एग्ज़ाम लिखा वहाँ का टॉपर भी रहा, और एक बच्चा है जिसका 89% स्कोर भी उस बच्चे ने किया। और बाकी जो व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करूँ तो मार्क्स तो एक्चुअली या सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं वो वास्तव में एक कागज़ का टुकड़ा है, उससे हम बच्चे को जज नहीं कर सकते कि वो बच्चे की यही उपलब्धि है। तो बच्चों की उपलब्धियों की जब मैं बात करूंगा तो आज के डेट में हमारे बच्चे पटना में भी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, रांची में भी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, हजारीबाग में भी ले रहे हैं, और कुछ बच्चे झारखंड राज्य से बाहर भी अपने माता पिता के साथ रहकर अपनी हायर एजुकेशन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे बच्चे जो भी पढ़ाई को अपना कंटिन्यू किए हैं वो सारे बच्चों का बेस बहुत ही अच्छे से तैयार मिला है, जिसके वजह से वो बच्चे किसी भी माहौल में किसी भी जगह पे अपने आप को सरवाइव करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। सर वैसे जो ऐसे अभी आप बताया कि दबे कुचले लोग जो हैं, मान लीजिए जो सबसे गरीब बच्चे हैं जिनकी माता पिता नहीं हैं, या एकदम जैसे कहा जाए एकदम सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चे जो पैसे के अभाव में जो एकदम नहीं पढ़ पा रहे या शिक्षा नहीं पा रहे हैं, उन सभी बच्चों के बारे में आपने क्या सोचा है सर? सर वास्तविकता देखा जाए ना तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक गुरु दक्षिणा भी जो है वो हमारे पूर्वजों ने
इसलिए रखा था क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मुफ्त में बांटते हैं तो उसकी अहमियत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ जब हम लोग देखते हैं तो जब मैं प्रारंभ किया था स्कूल से तो लोगों को मैं यही समझाता था कि आप प्रतिदिन 10 रुपये 20 रुपये का गुटखा खा लेते हो, आप प्रतिदिन जो है जाकर ड्रिंक कर लेते हो, या इस तरह के बहुत सारे फालतू खर्च हैं। और अगर आप प्रतिदिन केवल 10 रुपये भी अगर आप अपने बच्चों के लिए आप जमा करते हो तो आपका बच्चा का भविष्य संवारने में मुझसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो पड़ेगा वो मैं ज़रूर करूँगा। और इस कड़ी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पिता को खो दिए और वो हमारे स्कूल में पहले से पढ़ाई कर रहे थे। उन बच्चों का पढ़ाई को हम लोगों ने बिल्कुल चालू रखा और साथ ही उन बच्चों का पेरेंट्स को यही बोला कि अगर आप फ़ी देने में सक्षम नहीं है तो आप बिल्कुल ही मत दीजिए। इस कड़ी में हम लोग एक काम और करते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स जिनके 2 बच्चे 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं तो उन पेरेंट्स के ऊपर हम लोगों का ध्यान जाता है कि भाई ये पेरेंट्स कितना तक का फ़ी देने में सक्षम है, और जितना फ़ी वो देने में सक्षम होते हैं उसी हिसाब से उनके साथ हम लोग फ़ी का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मगर आज भी मैं ये बात बोलूँगा, अगर कोई बच्चा जो वास्तविकता में पढ़ाई करना चाहता है और वो अभाव में है, उसके लिए इस विद्यालय के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से सारी शिक्षा की सारे फ़ी उसके हम लोग माफ़ करने को तैयार रहते हैं कि आप आइए, आप पढ़ाई कीजिए और आप जो है आगे बढ़िए। सुविधाएं सर, सबसे मूलभूत आवश्यकता जो होती है बच्चों की सुविधाएं, जैसे हो गया वॉशरूम, पानी का पीने की सुविधा, उस सभी चीज़ों में जो मूल रूप से जो आवश्यकता होती है वो सभी चीज़ों में सुविधाएं क्या क्या है सर इस स्कूल में? इस स्कूल में सर सर्वप्रथम तो हम लोग बच्चों के लिए गाड़ियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, और इसके लिए जो ड्राइवर हमारे पास होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हिदायत दे करके रखा जाता है कि आपको गाड़ियों को बहुत ही अच्छे से चलाना है। सभी शिक्षकों को एकदम पूरी तरह से ये चीज़ बोल रहा गया है कि आप किसी भी बच्चे पे किसी भी कीमत पे आप न तो बच्चों को ह्यूमिलिएट करेंगे, न उन्हें टॉर्चर करेंगे और न उनके साथ मारपीट करेंगे। अब आती है सुविधाओं की बात, तो स्कूल में हमारे यहाँ समरसिबल पंप लगा पड़ा है जिससे टंकी वगैरह लगे हुए हैं। हर जगह पे पानी पीने की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने आरओ लगा रखा है। अभी तक स्कूल में गर्ल्स के लिए 3 वॉशरूम अलग बनाए गए हैं, बॉयज़ के लिए 3 वॉशरूम अलग बनाए गए हैं। साथ ही गर्ल्स को ड्रेस वगैरह चेंज करने में किसी तरह की इमरजेंसी आने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए उनके लिए नहाने की व्यवस्था और साथ ही बहुत बड़े बाथरूम की व्यवस्था की गई है ताकि उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही अभी हम लोगों ने और भी 2 बाथरूम और एक नहाने का रूम के लिए जो है वो काम कर रखा है, उस पे काम चल रहा है। साथ ही यहाँ पर जो है हम लोग यह ज़रूर सुनिश्चित करते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो तो या तो उन्हें जो है तुरंत ट्रीटमेंट स्कूल में ही दिया जाए या फिर उन्हें तुरंत हम लोग डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, और जो डॉक्टर के पास खर्च आता है फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट का वो पूरी तरह से हम लोग खुद स्कूल से उसका कॉस्ट बेयर करते हैं। अभी जितने सारे बच्चे हैं सर, उन सभी के अभिभावक किस तरह से यहाँ पे अपना व्यवहार को दिखाते हैं और किस तरह से यहाँ से संतुष्ट हैं, क्या यहाँ के रिजल्ट से संतुष्ट है, उसके बारे में बताएंगे सर आप? सर अगर देखा जाए तो मैं यही मानता हूँ कि आप सबों को तो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, मगर हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे बने, उनकी पढ़ाई अच्छे से अच्छे बने हो। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है पेरेंट्स चूँकि ज़्यादा शिक्षित नहीं है, तो इसके वजह से वो भी जो है कुछ समय के बाद बच्चों की शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, और जिसके वजह से बच्चे जो है वो स्कूल बदलते रहते हैं, और इसके वजह से वो बच्चे चूँकि एक जगह पे टिकते नहीं हैं तो उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता भी है। लेकिन यह परिस्थितियाँ अभी से पहले तक की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि 2024-25 के सेशन में हमारे सारे बच्चे हमारे स्कूल में ही रहेंगे ताकि उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो पढ़ाई का लेवल है वो कंटिन्यू हो, वो डिसकंटिन्यू ना हो जाए। जी सर, आप एक बात और, अभी आने वाला समय जो एग्ज़ाम जो नज़दीक है 10th का, और जिस तरह से बच्चों का भी मेहनत या फिर शिक्षकों को कहा जाए मेहनत, किस रूप में अभी बच्चों और शिक्षकों की मेहनत अभी 2 या 3 महीने के बाद उन लोगों की मेहनत रंग लाएगी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से उन लोगों का तैयारी चल रहा है कक्षा 10th के स्टूडेंट लोग के लिए? सर सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारा स्कूल में जो 10th का एग्जामिनेशन होता है वो पूरी तरह से CBSE पैटर्न पे ही है, CBSE बेस्ड है, और इसके लिए चूँकि ये हमारी
देश की विडंबना है कि आज तक हम लोगों ने हिंदी के महत्व को समझा नहीं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस इंग्लिश पे ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा फोकस होता है कि हमारा जो है बच्चे जो हैं हमारे, उनका इंग्लिश स्ट्रांग हो। चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट उनके इंग्लिश में होते हैं, इसलिए उनका इंग्लिश को स्ट्रांग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रह गई टीचर्स की बात, तो जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं उन टीचर्स को ही हम लोग इन बच्चों के लिए, खासकर 9th और 10th के बच्चों के लिए रखते हैं, ताकि वो बच्चों को कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही इन बच्चों को 24/7 हम लोग मोबाइल फ़ोन पे या ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं। साथ ही इनके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग स्पेशल क्लासेस का भी अरेंज कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके सिलेबस को बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम लोग चुनाव करते हैं कि भाई इन बच्चों पे इतना कैसे फोकस किया जाए, क्या दिया जाए कि ये बच्चे बिल्कुल अच्छे से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को पास कर सकें। क्या हमें बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमें साइड मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे चीज़, यहाँ तक कि OMR सीट पे भी हम लोग कंटिन्यूअसली बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। अंतिम क्षण में सर, इस चौपारण प्रखंड के या गांव घर की हो जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर वैसे अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस शिक्षा के बारे में, ताकि लोग जो हैं चौपारण के इस डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करें या कहीं और करें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे जो यहाँ पे देख रहे हैं, इस चैनल को जो देख रहे हैं, काफ़ी सारे दर्शक देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर, मैं बस यही जानता हूँ कि हमारा देश केवल देश नहीं रहा, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे ग्लोबल बना दिया है। और जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि हम सिर्फ एक कंट्री या एक स्टेट या एक ज़िला के बारे में नहीं सोच सकते हैं, हमें वर्ल्ड वाइड सोचना होगा। तो मुझे जहाँ तक समझ में आती है कि एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक सर्विसमैन हो, चाहे आप देश को किसी भी रूप से अपनी सेवा दे रहे हो, लेकिन एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे स्कूल में कम से कम 30% बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी ट्रक ही चलाते हैं या ड्राइविंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो सर, उनकी पढ़ाई, चूँकि वो जान रहे हैं कि उनकी पढ़ाई में कुछ न कुछ कमी रह गई, तभी जो है आज उनको जो है जब समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे पेरेंट्स अब सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि फोकस्ड हैं कि उनके बच्चे अच्छा से अच्छा पढ़ाई करें। और मैं सबों से यही निवेदन करूँगा कि बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजे नहीं, बच्चों को एक्चुअली में चेक करें कि वो रियली बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज आपको मान सम्मान के साथ देखता है, आप उससे अपना रोज़गार कर सकते हैं, आप उससे अपना व्यवसाय कर सकते हैं, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी बहुत ही हाई डेवलप हो जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहे, और मैं एक चीज़ और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई से संतुष्ट हैं, चाहे वो बच्चा किसी भी विद्यालय में हो, तो आप कृपया उस बच्चे को उस विद्यालय से न हटाएं। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आकर बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, वो खेलना भी सीखते हैं, वो बात विचार करना सीखते हैं, वो सोचना समझना सीखते हैं, वो जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ना सीखते हैं। तो अगर आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ रहा है और अगर आप उस पर ब्रेक अचानक से लगा देते हैं तो वो बच्चा गिरेगा। अगर आप दौड़ रहे हो और अगर कोई आकर आपको टांग लगा दे या पैर लगा दे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप गिर जाते हो। यह बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। तो जब आप किसी बच्चे को किसी दूसरे स्कूल से निकालते हो, ड्रॉप आउट करते हो, तो बच्चे की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू हो जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में सिर्फ नाम के लिए जा रहा है या वो स्कूल क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो आपको ही समझना होगा कि सामने वाला जगह पे मेरे बच्चे को किस तरह की एजुकेशन मिल रही है। कुछ अभिभावक भी हैं, जानते हैं इन अभिभावकों के बच्चों लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और बच्चे किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभिभावक से जानते हैं। क्या आपका शुभ नाम बताइएगा? जी, मेरा शुभ नाम गुड्डू विश्वकर्मा हुआ। आपका बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है ना? जी हाँ। तो आज किस लिए यहाँ पे पहुँचे हैं? वो हम यहाँ स्कूल में आए हुए थे, PTM का प्रोग्राम था और पेपर देखने के लिए आए हुए थे। PTM का प्रोग्राम। तो यहाँ पे रिजल्ट जो देखने के लिए, क्या आप इस विद्यालय से संतुष्ट हैं? आपके बच्चे का रिजल्ट क्या है? बहुत ही अच्छा रहा। मेरा दोनों बच्चा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ के जो टीचर लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे बच्चों के लिए बहुत ही कुछ कर रहे हैं। मतलब आप संतुष्ट हैं इस विद्यालय से? जी हाँ, मेरे बच्चे शुरू से ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो शुरू से अभी तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है हमें और आगे भी आशा करते हैं कि अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अभिभावक में एक तो और हैं, 4 क्लास के पेरेंट्स हैं, आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम कुसुम कुमारी है और कहाँ से आप आए हैं इधर? घर ककरौला है। ककरौला। आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं?
थर्व यादव नाम है, 4 क्लास में पढ़ता है। क्या इस बच्चा आज रिजल्ट देखने के लिए आप आए हैं? हाँ, कैसा रिजल्ट है बच्चा का? ठीक ही है, मतलब संतुष्ट है इस रिजल्ट से? संतुष्ट है। संतुष्ट है। हाँ, और भी बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ते हैं? नहीं, एक ही बच्चा पढ़ता है। मतलब कितना साल उसी पढ़ रहा है यहाँ पे? 2 साल हुआ, 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। बहुत। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? अथर्व यादव। आज का रिजल्ट देख करके क्या खुश है तुम? हाँ, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। मन लगता है इस विद्यालय में पढ़ने में? हाँ ककरौला से आते हो? हाँ। चलिए, अभी पेरेंट्स लोग से भी मिले और बच्चे से भी मिले। काफ़ी बच्चे यहाँ पे उत्साहित हैं, पेरेंट्स काफ़ी संतुष्ट हैं इस विद्यालय से। तो इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों को यही आग्रह करते हैं कि एक बार इस विद्यालय को विजिट करें और यहाँ के बारे में जानें, यहाँ की शिक्षा के बारे में जानें, यहाँ की शिक्षकों की विशेषता को जानें और एक बार जरूर विजिट करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.